legislation by the Income Tax Amendment, Second Ordinance 1997. Motion by Sri Atal Bihar Vajpayee ji. मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करती है। अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव पेश करते हुए मेरे हृदय में मिली-जुली भावनाएं हैं। बरबस मेरा ध्यान 28 मई 1996 की ओर जाता है। उस दिन इसी सदन में, इसी स्थान से मैंने उस समय की अपनी सरकार के लिए विश्वास मत की मांग की थी। तब से लेकर नदियों में बहुत सा पानी बह गया। लोकतंत्र की सरिता अबाध गति से बहती रहे, यह आवश्यक है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि वो सरिता अविश्वास के भंवर में फंसकर अपना प्रवाह खो रही है। मैंने त्यागपत्र दिया क्योंकि मैं अल्पमत में था। और अंपायर मुझे कहते कि आप मैदान के बाहर चले जाइए, उससे पहले ही मैंने मैदान छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद जो घटना चक्र चला है, उस पर इस देश को गंभीरता से विचार करना होगा। (1989) से विश्वास मत के भंवर में पड़े हुए लोकतंत्र का चित्र हमें चिंता पैदा करता है। 21 दिसंबर 1989 को फिर विश्वास मत हुआ था। 7 नवंबर 1989 को पुनः विश्वास मत हुआ। सरकार केवल 11 महीने चली। (16 1990 को नए प्रधानमंत्री ने विश्वास मत लिया, किंतु 5 वर्ष सरकार चलने के बजाय 5 महीने सरकार चली। लोकसभा भंग हो गई। 1991 के चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस की अल्पमत की सरकार बनी। प्रारंभ में हमने उसे सहयोग दिया, बाद में वो अल्पमत बहुमत में कैसे बदला, इस कहानी में मैं जाना नहीं चाहता। मामला अदालत में है। लेकिन वो सरकार अस्थिरता के भंवर में तो नहीं थी, लेकिन उस सरकार की नाव को भ्रष्टाचार के मगरमच्छों ने क्षत विक्षत कर दिया।
इसीलिए कांग्रेस चुनाव में हारी। कांग्रेस की इतनी पराजय पहले कभी नहीं हुई थी। 77 में इमरजेंसी के अपराधों के कारण कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। फिर भी कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। लेकिन उस समय सबसे बड़े दल होने का स्थान कांग्रेस ने खो दिया। भारतीय जनता पार्टी बढ़ते हुए जनविश्वास के आधार पर सबसे बड़े दल का दर्जा प्राप्त करने में सफल हुई। लेकिन चुनाव में कांग्रेस की पराजय के बाद फिर एक अस्थिरता का दौर चला। संख्या कम होने के कारण हमने अपने को अलग कर दिया। लेकिन 28 मई को इस सदन में भाषण करते हुए मैंने कहा था कि जनता का विश्वास प्राप्त करके हम पुनः आएंगे, और आज हम फिर यहां उपस्थित हैं। उस समय की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। इस बीच में अस्पृश्यता की राजनीति विफल हो गई। हमें अलग थलग करने के प्रयासों पर पानी फिर गया है। हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं और अपने मित्र दलों के सहयोग से हम सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभरे। बहुमत से थोड़ा कम है, और इस बात से हमने इस बात पर पर्दा नहीं डाला। हम राष्ट्रपति के पास दावा करने के लिए नहीं गए। राष्ट्रपति महोदय ने स्वयं विचार विमर्श के लिए बुलाया और हमने उनसे कहा कि थोड़ी संख्या कम है। उन्होंने कहा मैं और दलों से विचार विमर्श करूंगा, और उन्होंने विचार विमर्श किया। हमारे साथ जो दल थे, जिन दलों के समर्थन का हम दावा कर रहे थे, उनके बारे में राष्ट्रपति महोदय ने दस्तावेज मांगे, अलग अलग बातें की। तेलुगु देशम के नेताओं से भी उनकी चर्चा हुई और वे कुछ परिणाम पर पहुंचे। कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया। कांग्रेस की अध्यक्षा और कांग्रेस के संसदीय दल की नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी राष्ट्रपति जी से मिलने गई थी, और श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि हम दावा नहीं कर रहे। संयुक्त मोर्चा दावा करता है, इसका तो सवाल ही नहीं था। चुनाव में सबसे ज्यादा चोट होने लगी। कांग्रेस का भी एक सदस्य बढ़ा है। संयुक्त मोर्चा की संख्या तो आधी रह गई। उन्होंने भी कहा कि हम सरकार बनाने में रुचि नहीं रखते। तब राष्ट्रपति महोदय ने मुझे सरकार बनाने के लिए कहा। एक समय सीमा निर्धारित की, और वो समय सीमा 29 तारीख को समाप्त हो रही है। मैं विश्वास का मत प्राप्त करने के लिए आपके सामने खड़ा हूं।
मैं सदन के सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि विश्वास मत प्राप्त करने का सिलसिला एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, ये कब तक चलेगा? विश्वास का मत मुझे प्राप्त करना है, इसलिए मैं ये प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। ऐसी बात है, हर देशवासी के मन में, हर लोकतंत्र प्रेमी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा और उठना चाहिए कि आखिर देश राजनीतिक अस्थिरता के भंवर में क्यों फंस गया है। ये सिलसिला, जैसा मैंने कहा, बंद होना चाहिए, लेकिन हम आशा करते थे कि चुनाव के बाद दो टूक फैसला होगा। यह ठीक है कि अगर आज जनादेश किसी के पक्ष में है तो भारतीय जनता पार्टी और उसके मित्र दलों के पक्ष में। कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा जहां हमारे विरोधी थे वह आपस में भी लड़के आए थे, और इसलिए मैंने राष्ट्रपति महोदय से कहा था कि आप और दलों को बुलाकर पूछ लीजिए। जिम्मेदारी लेने से पहले हम चाहते हैं कि और दलों को आप मौका दें। कोई सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं था। आज मैं फिर उस बात को दोहराता हूं, अगर हमारे विरुद्ध सब दल इकट्ठे होते हैं और स्थिर सरकार देने में सफल होते हैं। इकट्ठे तो पिछले बार भी हो गए थे। कांग्रेस पार्टी बाहर से समर्थन दे रही थी, कुछ महीने समर्थन दिया, समर्थन वापस ले लिया, देवेगौड़ा जी मुश्किल में फंस गए। उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि वो कांग्रेस पार्टी को तोड़ना चाहते थे। मैं नहीं जानता सच्चाई क्या है। फिर मेरे मित्र श्री इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस पार्टी ने थोड़े महीनों बाद फिर समर्थन वापस ले लिया। अब कांग्रेस पर भरोसा कौन करेगा? लेकिन अगर नए विश्वास की सृष्टि हुई है और कुछ नई शुरुआत की आकांक्षा है, तो मैं कहूंगा कि देश को स्थिर सरकार की आवश्यकता है, ईमानदार सरकार की आवश्यकता है। और इस समय ये सरकार, इस सरकार की आवश्यकता को हम पूरा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने जब हमें बुलाया तो उनके सामने दो कसौटियां थी। उन्होंने दो बातों का गंभीरता से विचार किया। एक, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में फिर से उभरी थी, और दूसरे, भारतीय जनता पार्टी और मित्र दलों का गठबंधन सबसे शक्तिशाली गठबंधन था। लेकिन एक और विशेषता थी कि यह गठबंधन चुनाव के पूर्व हुआ था, चुनाव के बाद नहीं। हम इस गठबंधन को लेकर मतदाता के पास गए थे।
चुनाव के पूर्व जो गठबंधन होते हैं वो उनमें विचारों की समानता होती है। और इसलिए राष्ट्रपति महोदय ने चुनाव के पूर्व गठबंधन के तथ्य को अधिमान दिया और सरकार बनाने के लिए बुलाया। चुनाव में हम जनता के सामने दो प्रमुख लक्ष्य लेकर गए थे। एक, देश को राजनीतिक स्थिरता देना और दूसरा, देश को स्वच्छ शासन और प्रशासन देना। ये गठबंधन चुनाव के पूर्व था, इसलिए ये कहना गलत होगा कि ये गठबंधन केवल सत्ता के लिए था। लोकतंत्र में सत्ता में भागीदारी स्वाभाविक है, आवश्यक है, लेकिन चुनाव पूर्व गठबंधन में और चुनाव के बाद के गठबंधन में जो गुणात्मक परिवर्तन है उसको समझा जाना चाहिए। राष्ट्रपति महोदय ने समझा और उन्होंने हमें सरकार बनाने के लिए बुलाया। किस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं उनका मैं संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं। तमिलनाडु में सुश्री जयललिता के नेतृत्व में AIADMK की वापसी ने चुनाव दृश्य के पर्यवेक्षकों को आश्चर्य में डाल दिया। कर्नाटक में श्री हेगड़े के नेतृत्व में लोक शक्ति के साथ हमारा गठबंधन परिणाम लाया है। ओडिशा में श्रद्धेय बिजू बाबू के सुपुत्र श्री नवीन पटनायक ने श्री बिजू जनता दल के का उदय करके राजनीति की तस्वीर ही बदल दी। पश्चिम बंगाल में ममता जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस तथा मार्क्सवादी दलों को मूल से हिला दिया। गुजरात में अरे बोल अध्यक्ष महोदय, ये अच्छा नहीं है, प्लीज। गुजरात में सिद्धांतहीन गठबंधन परास्त हुआ और जनता ने पुनः हमें अपना विश्वास दिया। कुछ प्रदेशों में हमें अपेक्षा के अनुसार सफलता नहीं मिली। हम असफलता के कारणों पर गहराई से विचार कर रहे हैं। कुछ दलों के साथ हमारा गठबंधन इस चुनाव को लेकर ही नहीं हुआ। इससे पहले हम उनके साथ मिलकर काम करते रहे हैं, सरकार चलाते रहे हैं। अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन केवल सत्ता के बंटवारे के लिए नहीं है। पंजाब में सैकड़ों साल से हिंदू और सिखों के बीच में जो भाईचारा चला आ रहा है उसको मजबूत करने के लिए है। अब पंजाब में सरसों की पीली फसल के ऊपर रक्त के लाल धब्बे नहीं दिखाई देते। पंजाब की शामों में गिद्धा सुनाई देता है। अभी बैसाखी का त्योहार आ रहा है, पंजाब मस्ती में झूमेगा। कांग्रेस दावा लेती है, कांग्रेस श्रेय लेती है पंजाब में आतंकवाद को परास्त करने के लिए, लेकिन जनता इस दावे को स्वीकार नहीं करती।
अगर स्वीकार करती तो पंजाब में कांग्रेस की पराजय क्यों होती? हिमाचल प्रदेश में हिमाचल लोक दल के साथ हिमाचल विकास पार्टी के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और विकास पार्टी की मिलीजुली सरकार चल रही है। अब हरियाणा और पंजाब के बीच में पारस्परिक सहयोग की चर्चा होती है, विवाद के मसले नहीं उलझाए जा रहे। जहां जहां सरकारें हैं हमारी, भारतीय जनता पार्टी की दारू बंद कर दी गई है, लेकिन जनता की मांग पर उस पर पुनर्विचार किया जाए। लोकतंत्रात्मक सरकार है और प्रदेशों में भी ये दारूबंदी का प्रयोग कई रूपों में से निकला है। लोग एक प्रयोग करते हैं, फिर उससे सीखते हैं, फिर दूसरी नीति बनाते हैं, लेकिन जो कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं उनका विचार करके सरकार अगर नीति में परिवर्तन करे तो फिर उसको उसके लिए श्रेय दिया जाना चाहिए। और मुझे विश्वास है भजनलाल जी जरूर इसके लिए वाहवाही कर रहे होंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि बहुमत प्राप्त करने में कमी रहने के कारण हमने सरकार बनाने का दावा नहीं किया था, लेकिन आज हम सदन में बहुमत में हैं और अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि बहुमत और अल्पमत ये लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, लेकिन क्या लोकतंत्र पद्धति बहुमत और अल्पमत के खेल में अटक कर रह जाएगी? क्या स्थिरता का कभी समाप्त न होने वाला दौर चलता रहेगा? पिछले 18 महीने की अनिश्चितता ने, अस्थिरता ने किस तरह से देश को कठिनाइयों में डाला है, विशेषकर आर्थिक मोर्चे पर उसका उल्लेख कर मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा कर चुके हैं। उन्होंने स्थिति का यथार्थ चित्रण किया है। स्थिति चिंताजनक है। 18 महीने की अनिश्चितता के कारण, अदूरदर्शी नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। खाद्यान्न का उत्पादन घटा है, निर्यात घटा है, सरकारी आमदनी घटी है, वित्तीय घाटा बढ़ा है। इसे रोकने के उपाय करना पड़ेंगे। उसके लिए केंद्र में स्थिर, सक्षम और ईमानदार सरकार की जरूरत है। अगली शताब्दी की चुनौतियों का सबको सामना करना होगा। यह अकेले एक दल का या एक दलों के गठबंधन का सवाल नहीं है। आप जब इधर थे तब आपकी कठिनाइयां हम देख रहे थे, और जब उन कठिनाइयों से निकलने के लिए हमारी सहायता की आवश्यकता हुई, हमने कभी इनकार नहीं किया, हमने कभी अस्वीकार नहीं किया। आखिर दल देश के लिए हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है।
भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता हमारी न केवल अर्थव्यवस्था को आहत कर रही है, विश्व में हमारे लोकतंत्र, सबसे बड़े लोकतंत्र के नाते विश्व में हमारी छवि को भी धूमिल कर रही है। राष्ट्रपति महोदय के भाषण के रूप में मैंने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं और उसकी नीतियों पर प्रकाश डाला है। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण से अगर किसी का मतभेद है तो वो मतभेद कहां हैं और क्यों हैं, हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमारा कार्यक्रम राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का कार्यक्रम है। ये सर्वस्पर्शी कार्यक्रम है। यह देश के सभी भागों और समाज के सभी अंगों के उत्थान के लिए है। इसीलिए हमने इसे न्यूनतम कार्यक्रम नहीं कहा, हमने इसे राष्ट्रीय एजेंडा का नाम दिया है। हम चाहेंगे कि वो गंभीर चर्चा का विषय बने। इस एजेंडे में हम जन आकांक्षाओं और सरकार की करनी के बीच जो फासला बड़ा है उसे कम करना चाहते हैं। भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र है, हमें इस पर गर्व है और हम लोकतंत्र की इस विशेषता को वर्धमान करने के लिए कटिबद्ध हैं। स्वाधीनता के बाद ऐतिहासिक कारणों से केंद्र में और राज्यों में भी एक दल का वर्चस्व रहा। इसके कारण अनेक विकृतियां आई, कुछ लाभ भी हुए थे, लेकिन स्थिति यहां तक बिगड़ गई कि मुख्यमंत्री केंद्र से नामजद होने लगे। प्रदेशों की स्वायत्तता व्यवहार में घटने लगी। क्षेत्रीय अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के प्रकटीकरण का उचित माध्यम नहीं मिला। आज ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय दल सत्ता की बागडोर संभाल रहे हैं और राष्ट्र के विकास में अखिल भारतीय दृष्टिकोण विकसित करते हुए योगदान दे रहे हैं। वे सब हमारी बधाई के अधिकारी हैं, हमारे अभिनंदन के अधिकारी हैं। शक्तिशाली केंद्र और शक्तिशाली राज्य, इनमें कोई अंतर विरोध नहीं है। हम चाहेंगे राज्यों को और अधिक स्वायत्तता मिले। हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री थोड़ी छोटी सी बात के लिए, थोड़ा सा अनुदान लेने के लिए, छोटी सी योजना पूरी कराने के लिए नई दिल्ली तक दौड़ लगाने का सिलसिला बंद कर दें। साधनों का बंटवारा इस तरह से होना चाहिए कि राज्य अपने पैरों पर खड़े हो सकें, विकास की जिम्मेदारियां निभा सकें। मित्रों, इसके लिए राजनीति में जो नकारात्मकता आ गई है, जो एक छुआछूत की भावना आ गई है, उसको दूर करने की जरूरत है। पिछले बार केवल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अलग रखने के लिए गठबंधन हुआ, वो गठबंधन टूट गया, बिखर गया। देश के सामने नए चुनाव की चुनौती आ गई। अब क्या फिर वही परिदृश्य दोहराया जाएगा? लेकिन पुराने राजनीतिक दल जहां खड़े थे वहां भले ही खड़े हों, लेकिन जनता आगे बढ़ गई है और हमारे साथ काम करने वालों की दलों की संख्या भी निरंतर आगे बढ़ रही है। आज सारे देश का प्रतिनिधित्व है इधर।
समाज के सभी वर्गों को हम साथ लेकर चलते हैं, चलना चाहते हैं। देश में अनेक विभिन्नताएं हैं। बहुदलीय होने के साथ साथ ये देश बहुभाषीय है, ये देश बहुधर्मी है। इस देश में अलग अलग जनजातियों का निवास है। वे संख्या में कम हैं, इसलिए अपने अस्तित्व के बारे में चिंतित हैं। कभी कभी उत्तर पूर्व में बसे हुए लोग न केवल भौगोलिक दूरी अनुभव करते हैं, लेकिन भावनात्मक दृष्टि से भी अपने को उपेक्षित पाते हैं। इस स्थिति को बदलना पड़ेगा और हम बदलने के लिए कटिबद्ध हैं। लेकिन ये काम आम सहमति के आधार पर ज्यादा अच्छा हो सकता है, केवल सरकार के भरोसे नहीं। विविधता हमारी संस्कृति की समृद्धि का परिचायक है, हमारी दुर्बलता की देन नहीं है। सभी भाषाओं के साहित्य का अध्ययन कीजिए, उनमें कहीं न कहीं एक स्वर की छनक दिखाई सुनाई देती है। अनेक कारणों से, जो संख्या में कम है भाषा के कारण या धर्म के कारण या अपनी नस्ल के कारण, वैसे तो हम सब एक ही नस्ल के हैं, उनके मन में आशंकाएं पैदा होती हैं। हम उन आशंकाओं से परिचित हैं और उन आशंकाओं के निराकरण के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं अधिक विस्तार से बोलना नहीं चाहता। अनेक मसले हैं जिन पर चर्चा होगी। मुझे उत्तर में अपनी बात फिर कहने का मौका मिलेगा। कुछ प्रश्नों पर इस देश में हमेशा एक आम सहमति रही है, व्यापक आम सहमति रही है। मैं खास तौर से विदेश नीति के क्षेत्र का उल्लेख करना चाहूंगा। जब जेनेवा में मानवाधिकारों के सम्मेलन में कश्मीर के सवाल को हमारे पड़ोसी ने उठाने का फैसला किया, तो फिर उस समय के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव की नजर मेरे ऊपर गई कि मैं वहां जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करूं। हमारे पड़ोसी देश के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, वहां के नेताओं को बड़ा ताज्जुब हुआ। किसी नेता ने कहा भी कि भारत का लोकतंत्र विचित्र लोकतंत्र है कि प्रतिपक्ष का नेता अपनी सरकार के पक्ष को रखने के लिए जेनेवा जाता है और एक हमारा प्रतिपक्ष का नेता जो देश के भीतर ही ऐसी कठिनाइयां पैदा करता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाधाएं और उत्पन्न होती हैं। लोगों ने कहा कि नरसिंह राव जी सरल आदमी नहीं है, बड़े चतुर आदमी हैं। ये मत समझिए कि वो केवल देश की एकता का प्रदर्शन करने के लिए भेज रहे हैं। कहीं कहीं उनके मन में यह भी हो सकता है कि अगर जेनेवा में बात नहीं बनी और खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया तो दोष में हिस्सा बटाने के लिए वाजपेयी भी बलि का बकरा बनाया जा सकता है। मैंने इस पर विश्वास नहीं किया।
हम एक दूसरे की सदाशयता पर भरोसा करते हैं। मेरे मित्र श्री गुजराल यहां बैठे। जब मैं थोड़ी देर के लिए विदेश मंत्री बना था तब वो मॉस्को में हमारे राजदूत थे। हमारे माने मेरे नहीं, देश के राजदूत थे। और उस समय से हम, और 77 में भी एक इमरजेंसी के बाद देश में परिवर्तन आया था, आमूल परिवर्तन आया था। बड़े बड़े स्तंभ ढह गए थे, तंबू उखड़ गए थे। वर्षों से सत्तारूढ़ दल लोगों का विश्वास खो चुका था। उस समय भी विदेश नीति आम सहमति के आधार पर चली थी। मुझसे एक विदेशी राजनीतिज्ञ ने पूछा था कि विदेश मंत्री महोदय, आप जहां बैठते हैं वहां क्या परिवर्तन हुआ है? साउथ ब्लॉक में क्या परिवर्तन होने वाला है? मैंने कहा मंत्री बदल गया है और कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। कांग्रेस के मित्र शायद भरोसा नहीं करेंगे। साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था। मैं आते जाते देखता था। नेहरू जी के साथ सदन में नोक झोंक भी हुआ करती थी। मैं नया था, पीछे बैठता था। कभी कभी तो बोलने के लिए मुझे वॉकआउट करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने जगह बनाई, मैं आगे बढ़ा। और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो गायब है। मैंने कहा ये चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। क्या इस भावना की कद्र है? क्या देश में ये भावना पनप है? ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे, और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभरकर सामने आती थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना। लोग बोलना बंद कर देंगे। क्या एक राष्ट्र के नाते हम मिलकर काम नहीं कर सकते? क्या एक राष्ट्र के नाते हम सब आने वाले संकटों का सामना नहीं कर सकते? एक शताब्दी खत्म हो रही है, दूसरी शताब्दी दरवाजे पर खड़ी है। अगर हमें छोड़कर आप कोई नया प्रयोग करना चाहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन हम जो प्रयोग कर रहे हैं उस प्रयोग को आप सफल होने दें, ये मैं आपसे अनुरोध जरूर करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रास्ताविक भाषण समाप्त करता हूं। चर्चा में जो मुद्दे उठाए जाएंगे उनका मैं उत्तर के रूप में जवाब दूंगा। धन्यवाद।